तो जैसा माहौल है उसे देखकर साफ है कि सभी पार्टियां हरियाणा में चुनावी मोड में हैं और चुनावी मोड ऑन है तो सियासी समीकरणों पर भी बात करना जरूरी हो जाता है। बात गठबंधन की भी करना जरूरी हो जाता है, बात पार्टियों की मंशा पर भी करना जरूरी हो जाता है। मुद्दा में बात गठबंधन पर होगी। बात यह होगी कि जब हरियाणा में सभी पार्टियां एकला चलो की राह पर 24 की तैयारी कर रही हैं तो फिर गठबंधन की सोच रखना जरूरी क्यों हो जाता है, इसी पर चर्चा करेंगे। ये रिपोर्ट देखते हैं। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। चौबीस की रूपरेखा अभी से तैयार हो रही है। तैयारियां देखकर लगता है कि 24 की तस्वीर पार्टियों की एकला चलो की राह वाली बन रही है। 2024 के लिए गठबंधन कितना जरूरी है या 24 तक मजबूरी है? मजबूरी गठबंधन करना और ना करने दोनों से है। सत्ता पक्ष की दोनों पार्टियां बीजेपी और जेजेपी की 24 की तस्वीर अब तक साफ नहीं है। बीजेपी कहती है कि ये भविष्य की बातें हैं, तो जेजेपी कहती है कि अभी सब अच्छा है, आगे के लिए क्या कहें। देखिए, चुनाव के समय जब इस विषय पर विचार होगा तो जरूर आपसे साझा करेंगे। अभी हमारी वो गठबंधन में है, बहुत अच्छा काम गठबंधन में कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई। मुलाकात भविष्य की कैसे दोनों पार्टियों ने मिलकर राजनीति करनी है उसके प्रति भी हुई है, और कैसे राजस्थान के अंदर दोनों पार्टियां मिलकर आगे चल सकती है उस विषय में। कौन क्या कह रहा है मुझे उस पर टिप्पणी करने की जरूरत है। हमने 3.5 सालों से दोनों पार्टियों ने सकारात्मक सोच के साथ हरियाणा प्रदेश में काम किया। उधर 2 दशक से सत्ता से दूर इंडियन नेशनल लोकदल का कहना है कि मौजूदा सत्ताधारी पार्टियों को सत्ता से बाहर करने के लिए उन्हें किसी से गठबंधन करने में कोई गुरेज नहीं। इससे पहले इनेलो सुप्रीमो कांग्रेस से भी गठबंधन करने की बात कह चुके थे, लेकिन कांग्रेस से भाव नहीं मिला तो कहने लगे उनका तात्पर्य किसी से भी है, यानी कांग्रेस नहीं तो कोई और विपक्षी दल के सामने की बात है कि बीजेपी और हमारा भी गठबंधन हुआ था। जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए हमारा साथ देना चाहेगा हम उसका स्वागत करेंगे। इन्होंने जो भी वायदे किए हैं और वो वायदे जो है वो बाकायदगी से प्रेस में लोगों में जाने से पहले विज्ञापनों में छापे थे। अब सरकार बनने के बाद उस प्लान में से एक भी बात इन्होंने नहीं मानी, एक सिंगल भी। बस चल कर के नहीं जाएंगे। हमारा गठबंधन आपने देखा था, चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस हमने मनाया फतेहाबाद में, पूरे देश के नेता आए थे। 25 सितंबर को फिर उससे भी ज्यादा बड़ी संख्या में इस देश के जो है बड़े बड़े नेता फिर हम उनको आमंत्रित करेंगे, आएंगे। हमारे जो मंच पे आएगा उनके साथ हमारा गठबंधन होगा। कांग्रेस साफ कर चुकी है कि भविष्य में क्या होगा इसका क्या पता। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है और वो किसी से गठबंधन नहीं करेगी। चर्चाएं तो चलती रहती हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। कांग्रेस खुद में सक्षम है। ये जो कि भाई कभी गठबंधन होगा, एक दिन कहते हैं कांग्रेस के साथ गठबंधन हम चाहते हैं, अगले दिन फिर उसके बाद हुड्डा साहब के खिलाफ बोलते हैं, मेरे खिलाफ बोलते हैं। मैं प्रदेश के लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी 90 की 90 सीटों पे मजबूत है। हम भाजपा को हराने में ना सिर्फ सक्षम है, प्रचंड बहुमत से भाजपा को हरियाणा के अंदर हराने का काम कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब के नेतृत्व में करने जा रही है। जो पार्टियां जनाधार खो चुकी हैं, गिने चुने कार्यकर्ताओं को किस तरह रोकने के लिए अपनी पार्टी में कि भाई ये सारे ही कार्यकर्ता भाग ना जाएं, कुछ कार्यकर्ताओं को ये दिखाई जाए कि 2-4 सीट क्या था, तो उन पार्टियों के बहकावे में ना। ये वही पार्टियां हैं जब राज्यसभा का इलेक्शन आओ तो बीजेपी के कहने से वोट डालती हैं। जैसे पिछले राज्यसभा इलेक्शन में जब अजय माकन हमारे कैंडिडेट थे, उनको हराने के लिए इन्होंने वोट डाला। राष्ट्रपति का चुनाव आओ तो बीजेपी की वोट डालती है, उपराष्ट्रपति का चुनाव आओ तो बीजेपी की वोट डालते हैं। सबसे पहले बीजेपी को जाके समर्थन दिया जब ये पार्टी के अध्यक्ष थे। तो जो पार्टी भाजपा के रिमोट कंट्रोल से चल रही है, वो पार्टियां जो है आज जो अपना कांग्रेस से अलायंस की बात करके अपने कांग्रेस की लोकप्रियता के ग्राफ को बढ़ता देख के अपने कार्यकर्ताओं को रोकने का ये प्रयास कर रही है। लेकिन मैं जो है प्रदेशवासियों को क्लियर करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी सक्षम है। 90 की 90 सीटों पे हम स्वयं इलेक्शन लड़ेंगे
और हरियाणा में अगली बहुमत से सरकार बनाने का काम करेंगे। राजनीतिक समीकरण क्या बनेंगे, तस्वीर साफ नहीं। पार्टियों की तैयारी ये कहानी बयां कर रही है कि सभी एकला चलो की राह पर है। सवाल यही है कि क्या कोई गठबंधन बनेगा, क्या मौजूदा गठबंधन रहेगा और क्या वाकई गठबंधन की जरूरत 24 में पड़ेगी। तो मुद्दा के कुछ सवाल हैं। मिशन 2024 के लिए गठबंधन कितना जरूरी है, और ये हर पार्टी के नजरिए से कहा जा रहा है। और क्या एकला चलो की राह पर पार्टियां नजर आएंगी 2024 में? क्या 2024 में कुछ नए समीकरण भी बनते नजर आएंगे? ये भी बड़ा सवाल है। और आखिर गठबंधन की जरूरत है ही क्यों? जब सभी पार्टियां अपने स्तर पर तैयारी कर रही हैं तो फिर ये जरूरी क्यों हो जाता है? ये तमाम सवाल हैं और इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, इन सवालों को उठाएंगे, इनके जवाब तलाशने की भी कोशिश करेंगे। तो खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह गहलावत जी हैं, बीजेपी से हैं, और रविंद्र सिंह धुल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, विजेंद्र रेड्डू जी हैं इनेलो से प्रवक्ता, और इसके अलावा अजय गुलिया जी जेजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और इसके अलावा राजेंद्र जादौन जी की अगर बात की जाए वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेंद्र जादौन जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या तस्वीर बनती नजर आ रही है सर 2024 के लिए? देखिए 2024 की जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करने की चर्चा है। मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, मनोहर लाल जी, कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो हम तैयार हैं। और पूरे पहले तो राष्ट्रीय स्तर पर ये चर्चा चलती रही कि एक ही चुनाव कराया जाए, सब चुनाव एक साथ करा दिए जाए, विधानसभाओं के और लोकसभाओं के चुनाव, और सारे राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी एक साथ करा दिए। इस पर काफी चर्चा चलती रही, बहुत बहस चलती रही। लेकिन अभी हरियाणा के संदर्भ में भी ये चर्चा चल रही है, क्योंकि थोड़ा सा ही फासला है विधानसभा और लोकसभा के कार्यकाल में, तो ये चर्चा चल रही है कि विधानसभा के चुनाव जो है लोकसभा के साथ ही करवा दिए जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का कहना है कि हम तैयार हैं। अब सवाल ये है कि अब राजनीतिक स्थिति इस तरह की बनी हुई है हरियाणा की कि क्षेत्रीय दल तो खासतौर से ये चाहते हैं कि उनका गठबंधन हो जाए, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में आ गए हैं। अब कुछ राजनीतिक परिवेश जो देश का इस तरह से बदला है कि क्षेत्रीय दल थोड़े हाशिए पर कमजोर स्थिति में आए। आज क्षेत्रीय दल इतने मजबूत होते थे कि राष्ट्रीय दलों को उनके मुकाबले में हाथ खानी पड़ती थी, लेकिन इस बार स्थितियां अभी हरियाणा में तो खासतौर से बदली हुई। दोनों क्षेत्रीय दल बीजेपी तो इंडियन नेशनल लोकदल दोनों ये सोचते हैं कि उनका गठबंधन भी बड़ी पार्टी के साथ, राष्ट्रीय पार्टी के साथ हो जाए। इनेलो की तैयारी सोच ये है कि कांग्रेस के साथ हो जाए, और जेजेपी का ये है कि अभी तक हमारा अगर गठबंधन, पोस्टपोन गठबंधन अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ चलता रहा है तो वो चलता रहे। अभी हाल में दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम जो बीजेपी जननायक जनता पार्टी के नेता भी हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुलाकात की है। अब वो उन्होंने तो जो प्रतिक्रिया दी मुलाकात के बाद, उसमें तो उन्होंने एक सकारात्मक रुख ही दिखाया है। उससे लगता है कि ये गठबंधन बना रहेगा और शायद भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अगर लड़ते हैं तो ठीक है, हो सकता है कि ये गठबंधन बहुमत मेजोरिटी में आ जाए। और अगर अलग अलग चुनाव होता है तो मुझे लगता है कि वोटों का बंटवारा इस ढंग से होगा कि कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत में नहीं ले पाएगी, ऐसा लगता है आज की मौजूदा स्थिति में। चुनाव आने तक, चुनावी तिथियों की घोषणा होने तक क्या तस्वीर बनती है, बदलती है, ये नहीं कह सकते। लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या है वो अलग बात है, लेकिन मौजूदा स्थिति में तो यही है। तो जो क्षेत्रीय दलों का अपना सोच है कि वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़े, तो वो ठीक ही है। राजनीतिक नजरिए से तो उनको ये सोचना ही है। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है सर। गहलावत जी क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, हम कल भी बात कर रहे थे, और जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि तैयारी इस तरह से करी जा रही है कि किसी की जरूरत ना पड़े। लेकिन जिस तरह से जादौन जी बात कर रहे हैं, जिस तरह की तस्वीर बन रही है, उस तस्वीर में आप कुछ बदलाव देख रहे हैं क्या? मेरा जी देखिए, हमारी पार्टी पूरी तरह से हर समय चुनाव के मोड में रहती है, क्योंकि हमारी पार्टी के पन्ना प्रमुख से लेकर और हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के प्रधान हैं, हमारे हरियाणा स्तर के प्रधान ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनके नेतृत्व में 24 घंटे लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर रहती है। और जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको हम जो आखिरी लाइन में व्यक्ति बैठा उस तक पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं।
देखिए हमारा पहले भी परिपोर इलेक्शन जो है तो गठबंधन था नहीं, हमने तो 2014 में भी अकेले चुनाव लड़ा और 2019 में, और 2019 में हम 10 की 10 सीटें जीत करके आए। देखिए हमारा जो गठबंधन अब है वो सरकार का गठबंधन, अब ये गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा आप ये सवाल करते हो। सरकार का गठबंधन तो है, अगर पार्टियों का गठबंधन होता है कि नहीं होता ये तो भविष्य की बात है। ठीक है, गठबंधन तो हमारा पहले भी नहीं था। नहीं हमें देखिए हमारी पार्टी को एक आदमी के उसमें तो चलती नहीं है, या तो व्यक्ति विशेष का महत्व नहीं है, पार्टी का महत्व है। पार्टी का जो संगठन है जो मिल बैठ के फैसला करेगा वही लागू होगा। दूसरी पार्टियों में तो एक आदमी अपने फैसला सुना देता है और वहाँ तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं क्या आप? मैं ये कहता हूँ, मैं किसी की बात कर लो, आप लोकदल की बात कर लो, उसमें ओम प्रकाश चौटाला ने फैसला सुनाना है। दूसरी पार्टी भी एक आदमियों की पार्टी है। कांग्रेस में तो अपना ही गठबंधन नहीं है कि दूसरी पार्टियों से का गठबंधन क्या होगा, जब कांग्रेस पार्टी का खुद ही लठा बजा हुआ है और 20 मोर्चों में पार्टी लड़ाई लड़ रही है। कई सिंबल किसी के लिए तो कुछ है, कोई लाल पगड़ी, कोई ये क्या कहते हैं वो भगवा पगड़ी, कोई कैसी पगड़ी पहन के अलग अलग ये जो चल रहे हैं, इनका तो अपना ही गठबंधन नहीं है। इसलिए कांग्रेस किसी से गठबंधन करेगी नहीं करेगी, जब इनका अपना गठबंधन हो जाएगा। अभी तो कांग्रेस को ही नहीं मालूम है वो किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, वोट राइज करेंगे गठबंधन करने। ठीक है गहलावत जी, जरा मैं ओपनिंग कमेंट और ले लेता हूं फिर बाकी जगह से भी। रविंद्र सिंह दुल जी क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए भले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कह चुके हैं अपने आप में सक्षम हैं, उधर दीपेंद्र हुड्डा जी भी कह चुके हैं, उदयभान जी भी ये कह चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात गहलावत जी कह रहे हैं वो भी एक सवाल उठता है। और दूसरा, जब दूसरी तरफ से ऑफर मिल रहा है तो फिर दिक्कत क्या है? अच्छी बात है, एक आपके पास प्लस पॉइंट है ये तो। देखिए कोई बिल्कुल हमारी तरफ से स्पष्ट मत है, हमारा आधिकारिक मानिए इसको, कांग्रेस को गठबंधन की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है हरियाणा के अंदर, ना ही कांग्रेस किसी गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ने जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की सलाह के ऊपर या इनकी बातों के ऊपर तो हमें राजनीति करनी नहीं है, ये अपनी देखें। 75 पार से 40 पे आए थे, 40 से 4 पर जाएंगे अब की बार, तो इनके पास में कुछ है नहीं। अपनी जो है बातें जो है ये छुपाने के लिए इनको ये लगता है भी कांग्रेस का अटैकिंग रहेंगे तो हम अपनी जो है नाकामयाबियों को जो है डिफेंड करने का काम करेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। कांग्रेस एक मजबूत चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस अकेले मैदान में उतरने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस का किसी प्रकार का कोई भी गठबंधन नहीं होगा, ये पहले से घोषणा हो चुकी है, इसके अंदर कोई बदलाव होने की संभावना मुझे तो लगती नहीं। हाँ, लेकिन सर इतिहास बताता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि स्पष्ट तौर पर बहुमत नहीं मिल पाता। हरियाणा में अगर बात की जाए तो 4 बार ऐसा हो चुका है, अगर ऐसा नहीं होता तब? प्री-पोल अलायंस तो कांग्रेस ने कभी हरियाणा के अंदर किया ही नहीं। हाँ, पोस्ट पोल भी जो है मुझे लगता नहीं ऐसा कोई समय मुझे याद आता होगा जिसके अंदर कोई कांग्रेस का कोई अलायंस हरियाणा के अंदर रहा हुआ। ठीक, लेकिन जरूरत पड़ती है तो? कभी भी नहीं रहा। दुल साहब जरूरत पड़ गई तो? कोई संभावना नहीं जिस प्रकार का माहौल हरियाणा के अंदर है। हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ जरूरत पड़ने की कोई संभावना नहीं है जिस प्रकार का हरियाणा के अंदर कोई माहौल नहीं। अच्छी बात है सर, आत्मविश्वास की बात करना। आप तो 75 पार की जो बीजेपी की बात कर रहे थे उससे लेकर कटाक्ष कर रहे थे, इस बार 75 पार की बात आप कर रहे हैं। नहीं, हमें बात करने की आवश्यकता नहीं। हम तो भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामयाबियां हैं उनको जनता के सामने लेकर के आ रही है। जिस प्रकार का जन समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है उसके कारण हमारे अंदर ये आत्मविश्वास है। इसे आत्मविश्वास न माना जाए, भारतीय जनता पार्टी उस टाइम पे रूलिंग पार्टी थी, कांग्रेस इस समय विपक्ष में है। भाजपा के खिलाफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग और मजबूत एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर इस टाइम पे हरियाणा के अंदर है, जिससे इनका बचना पूरी तरह से नामुमकिन है। चलिए, ये तो आत्मविश्वास, अच्छी बात है, आत्मविश्वास है। लेकिन उस समय रूलिंग पार्टी थी, सत्ता में थी, तब वो 75 की बात कर रहे थे। आप तो सत्ता में हो ही नहीं 10 साल से, उसके बाद में भी अगर ये बात करें तो अच्छी बात है, आत्मविश्वास ऊपर होना भी चाहिए। अजय गुलिया जी क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए इस बार की अगर बात की जाए तो तैयारी आपकी भी अपने लेवल पर बढ़िया चल रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं जमीनी स्तर पर तमाम आपके नेता नजर आ भी रहे हैं। लेकिन ये जो गठबंधन को लेकर ना स्थिति पूरी साफ नहीं हो पा रही है सर। हम बीजेपी के तमाम दिग्गजों के बयान सुन चुके हैं, उनकी तरफ से ये कह दिया जाता है कि भैया भविष्य के गर्भ में है, और आपकी अगर बात की जाए तो आपकी तरफ से एक आ जाता है कि अभी बढ़िया चल रहा है, आगे का हम भी कुछ नहीं कह सकते। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, हम तो बिल्कुल अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं।
हाँ जी। देखिए हमारा कोई प्री पोल अलायंस तो है नहीं। हाँ जी। तो उसके बाद सरकार के लिए हमारा गठबंधन है। सरकार पिछले 3.5 साल में अच्छा काम कर रही है। हाँ जी। उसके बाद ये दोनों पार्टियों का नेतृत्व बैठ करके तय करेगा कि गठबंधन में चुनाव लड़े कि ना लड़े, और जो निर्णय होगा आपको अवगत कराएंगे। हाँ, लेकिन फिलहाल हम तो अपने नहीं सर, तैयारी फिर कैसे चल रही है? अकेले तौर पर तैयारी चल रही है कि पूरी 90 विधानसभाओं में मजबूती के साथ खुद उतरेंगे और खुद सरकार बनाने का मादा रखेंगे? नहीं, देखिए मैं मानता हूं कि प्रत्येक राजनीतिक दल की ये मंशा होती है कि अपने दल का विस्तार करें। हाँ। और हमारे दल का तो निर्माण ही उन लोगों से हुआ था जो दल बनाने की कुव्वत रखते थे, जो अपने आप में सब सक्षम थे। हाँ। और लोगों के बीच में रहने वाले लोग थे। तो हमने लोगों के लिए काम किया। लोगों ने 10 महीने पुरानी पार्टी को 10 सीटें दी। उसके बदौलत, उसके फलस्वरूप हमें सत्ता में भागीदारी हमारी हुई, हमने काम करा। हाँ। अब लोग तय करेंगे हरियाणा प्रदेश के कि हमारा काम कैसा था। देखिए ये तय करने का अधिकार तो लोकतंत्र में लोगों के पास है। सही बात। लोग तय करेंगे। हाँ, गठबंधन, देखिए सरकार अच्छा काम कर रही है, उसके बाद दोनों दलों को लगेगा कि गठबंधन में चुनाव होना चाहिए तो गठबंधन में होगा। अन्यथा मैं स्पष्ट कर दूं कि 10 की 10 लोकसभा और 90 की 90 विधानसभा की तैयारी जननायक जनता पार्टी की है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता लगे हुए हैं। जब हमारे नेता लोगों के बीच में जा रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हाँ, और ऐसा हमारा मानना है कि अच्छा काम। ठीक है। विजेंद्र रेड्डी जी आपकी बात कर रहे थे जरा, क्योंकि देखिए आपकी पार्टी की वजह से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है इस वजह से, और इसी वजह से एक दूसरा विकल्प तलाशा जा रहा है उसके लिए। ऐसी मजबूरी है क्यों आखिर? नहीं, देखिए विनय जी, कोई मजबूरी नहीं है। मैं सुन रहा था राजेंद्र यादव जी को। हाँ जी। उन्होंने क्षेत्रीय दलों के ऊपर काफी कुछ बोलने का काम किया है। हाँ। ये फैसला जनता को करना होता है। कई बार क्षेत्रीय दल मजबूत हो जाते हैं, कई बार जो है राष्ट्रीय दल मजबूत हो जाते हैं। हाँ। लेकिन ये सारा का सारा फैसला तो देखो जनता को करना है। जनता किसका राज लाना चाहती है वो लेकर के आएगी। हाँ। मौजूदा हालात में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने, ठीक है, हमारे चौटाला साहब ने, अभय सिंह ने कुछ इस तरह के स्टेटमेंट दिए थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी को सरकार हराने के लिए यदि विपक्षी दल एक हो जाए तो अच्छी बात है, आसानी से इनको हराया जा सकता है। लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी को, यदि वो इस तरह की भावना लेकर के चल रहे हैं तो अच्छी बात है। वो तो जनता फैसला करेगी किसको क्या देगी। हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने स्तर पर मजबूती के साथ तैयारी कर रही है। वो हमारी जो परिवर्तन यात्रा चली हुई है उसमें पूरा भारी जन समर्थन हमारे को मिल रहा है। और लगातार अभय सिंह चौटाला जी अपने साथियों के साथ नहीं, तैयारियां तो सब, तैयारियों पे तो हमने कल 1 घंटे बहस करी है सर। तैयारियां सबकी चल रही हैं, बढ़िया चल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। कल तैयारियां बढ़िया चल रही हैं। लेकिन मैं तो ये कह रहा था कि कांग्रेस को लेकर पार्टी सुप्रीमो ने बात कही थी, उधर से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया गया। अब क्या रास्ता रह जाता है? अगर विकल्प आप तलाशते हैं तो किसको तलाशते हैं? आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं, बसपा को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं सर? देखिए विनय जी, बहुत बड़ी बात चौटाला साहब ने कही और कांग्रेस पार्टी को ये लगा कि हम अपने आप में सक्षम हैं। और तो ठीक है, अच्छी बात है, मैं तो इनको बधाई दे रहा हूं। अपने आप में सक्षम है, अपने आप लड़ो इलेक्शन। हम भी अपने दम पर अपना इलेक्शन लड़ेंगे और अपने चुनाव में उतरने का काम करेंगे। आशीर्वाद तो जनता ने देना है, जिसको जितना आशीर्वाद मिलेगा वो जनता का आशीर्वाद होगा। और हम मानते हैं कि भाई हम अपना पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और हम अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। देखिए समय बड़ा परिवर्तनशील होता है विनय जी, और जब समय बदलता है तो उसका कुछ पता नहीं लगता। अब आप देखिए कर्नाटका में एक राष्ट्रीय दल ही तो आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और एक विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस ने किस प्रकार से वहां उनको हरा दिया। वहां के हालात अलग थे, हरियाणा प्रदेश के हालात अलग हैं। आप हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस के नहीं तो फिर असर की बात क्यों करते हैं सर? अगर हालात यहाँ पर अलग हैं तो आपकी पार्टी के दिग्गज नेता कहते हैं कि उसका असर पड़ेगा, कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है असर पड़ेगा, ठीक है, सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाता है कोई असर नहीं पड़ेगा। जब यहाँ के हालात अलग है सर, वहां के हालात अलग है, आपको भी पता है, सभी को पता है, तो फिर उसकी बात क्यों? नहीं, उसकी बात हम क्या कर रहे हैं? उसकी बात तो ये कर रहे हैं ना, भाई वहां की कांग्रेस और यहाँ की कांग्रेस में तो सबके सामने, आपके सामने है। और मैं तो ये भी कह देता हूँ आज आपके चैनल पर, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी भी आज आशंकित हैं। उनको भी पता नहीं कि कांग्रेस के चीफ वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पता नहीं। आज वो भी खुद भी डरे हुए हैं। उनका भी एक वीडियो मैंने देखा है जिसमें वो कहते हैं कि 82 वाली हालत नहीं होने देंगे हम दोबारा प्रदेश में। तो ये यहाँ तक की हालात है।
और देखिए जिस प्रकार से 2014 के चुनाव हुए थे, कांग्रेस पार्टी 67 से सिर्फ 15 पर आ गई थी। 2019 में जो इनकी 31 सीटें आई, उस टाइम भी हालात कुछ अलग प्रकार के बने थे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बिखरा हुआ, लोग असमंजस्य में आ गए। उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस को विकल्प चुन लिया कि भाई इनेलो से ग्रुप निकल गया, युवा साथियों ने अलग दल बना लिया और ये सारी पुराना दल रह गया, इसका ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। एक ऐसे हालात बन गए, एक ऐसा व्यवस्था बनी कि कांग्रेस को वोट ज्यादा मिल गई उसमें और उनकी 31 अब बदल रहे हैं सर हालात। चलिए ठीक है, अब बदल रहे हैं, आपके हिसाब से बदल रहे हैं सर। फिर मैं सवाल लेता हूँ आपका वाला ही। अब बदल रहे हैं हालात 100% हालात। जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला ने ये पिछले 4 वर्षों में मजबूती के साथ विपक्ष का काम किया, लोगों की आवाज उठाई और अब लगातार संघर्ष कर रहे हैं, एक जो ना तपस्या कर रहे हैं पैदल यात्रा चल करके, उससे हालात बदले। आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब ले लेता हूं एक बार, फिर मैं जादव जी के पास जाऊंगा। दिल साहब, किसी तरह का कोई आशंकित है, किसी तरह से आप लोग, किसी तरह का कोई डर है जो ये बात कर रहे हैं रेड्डू साहब? कोई डर, किसी प्रकार की आशंका नहीं है। कांग्रेस पूरे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक मजबूत पार्टी के रूप में, एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभर रही है। हम अपनी जो है पहचान को कायम रखने में पूरी तरह से सक्षम है। हरियाणा के अंदर न तो कांग्रेस को कभी अलायंस की कोई आवश्यकता पड़ी, न ही आगे किसी प्रकार के कोई अलायंस की आवश्यकता पड़ेगी। जहां तक बात है इंडियन नेशनल लोकदल की, तो हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं हैं कि अच्छा चुनाव लड़े, जनता के मुद्दे उठाएं। हमारा इनसे कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध इस समय पर भारतीय जनता पार्टी से है। ये बड़े अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि भाजपा को हरियाणा के अंदर सत्ता से हटाने में कांग्रेस पूरी तरह सक्षम है और कांग्रेस हटाएगी। यही तो बात सर, यहाँ पर आके आप लोगों की कहीं ना कहीं जो बात है ना वो थोड़ी मिलती हुई नजर आ जाती है। आप कांग्रेस की तरफ से आप कह रहे हैं हमारा कोई इनसे कोई भी गिला शिकवा नहीं है, बेहतर है कि हम तो बस जेजेपी और बीजेपी को बाहर करना चाहते हैं सत्ता से, यही बात इनेलो वाले कह रहे हैं। तो फिर सर गठबंधन को लेकर दिक्कत क्या है फिर कांग्रेस को? गठबंधन की जरूरत नहीं है ना। गठबंधन का क्या मतलब है? अच्छा, जरूरत बताइए। एक विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस एक अच्छा कार्य कर रही है। कांग्रेस को पता है बड़ी अच्छी तरीके से कि कांग्रेस सक्षम है। कांग्रेस का कोई इतिहास हरियाणा के अंदर गठबंधन का ना पहले कभी रहा है, न वर्तमान में है, ना कभी भविष्य में रहेगा। ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट बात है। ठीक है, राजेंद्र जादव जी क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए तस्वीर मुझे लगता है 2024 से पहले कहीं साफ ना हो जाए, क्योंकि अब तक का जो इतिहास रहा है उसमें गठबंधन बहुत लंबे चले नहीं है। पहली बार ऐसा दिख रहा है कि ये पूरा एक कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है फिर आगे के लिए, आगे की तस्वीर किस तरह की नजर आती है? देखिए, मुझे तो लगता है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़े। और देखिए, पॉलिटिकल पोलराइजेशन के लिए तो और भी दल मौजूद है। आम आदमी पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है। बहुजन समाज पार्टी का तो इनेलो के साथ था ही अलायंस। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये मायावती से अलग होने के बाद जो दूसरा ग्रुप था उन्होंने जो है अलायंस किया हुआ था। तो ये अब वो देखते हैं कि क्या तस्वीर बनती है। अभी आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी गठबंधन के मुद्दे पर अभी मौन है। उनकी तरफ से तो कुछ चर्चा इस विषय में हो नहीं रही। आम आदमी पार्टी अपना जो है अभियान छेड़े हुए है, सरकार विरोधी कुछ न कुछ चल रहा है उनका। कभी कुछ मुद्दा उठा देते हैं, कभी करप्शन का मुद्दा, कभी करप्शन के चार्जेस। आज ही उन्होंने उठाया है कि वो नीरज दफ्तवार ने कंपनी बनाई और कंपनी बना के जो है 45 करोड़ की जमीन जो है 3.25 करोड़ में खरीदी। नहीं, वो मुद्दा तो उठा ही कंपनी अपने नाम ट्रांसफर करा दी, वो अपने लेवल पर कर रहे हैं सर। गहलावत जी क्या लगता है? क्योंकि देखिए अब तक की अगर बात की जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि गठबंधन में सरकार है और पूरा कार्यकाल भी कर रहे हैं। तो सर अच्छी बात है, इसका एक अच्छा मैसेज भी आगे जाएगा। तो अभी से क्यों ना ये साफ कर दिया जाए तस्वीर को, जो तस्वीर अभी तक साफ ही नहीं हो रही है आपके गठबंधन को लेकर, कि साथ में लड़ेंगे चुनाव, नहीं लड़ेंगे। देखिए विनय जी, हाँ जी, हमारा गठबंधन बहुत मजबूती से चल रहा है 3.5 साल से, और हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। मैं ढुल साहब ने जो बात कही थी मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। हाँ जी, जो 70 सीटें आई थी भजन लाल जी के नेतृत्व में, और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बना दिया तो 70 से 40 पे आई। हमारी तो 47 से 40 पे आई है। हाँ जी, गहलावत जी आपका
चलिए, मुझे लगता है सर आपका फोन कट गया है, संपर्क टूट गया है आपसे। मैं आ जाऊंगा आपके पास। अजय गुलिया जी इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। अजय जी, जिस तरह से हालात बन रहे हैं, और मैं ये बात, क्योंकि देखिए मैं गहलावत जी से कर रहा था, जवाब मिल नहीं पाया, इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ कि जब अच्छी बात है सर, एक अच्छा मैसेज जा रहा है, सरकार में है, बढ़िया तरह से पूरा गठबंधन सरकार पूरा अपना कार्यकाल करने जा रही है, अभी तक की जो तस्वीर दिख रही है आगे का किसी को नहीं पता, तो बेहतर है ना सर अभी से अगर तस्वीर को साफ कर दिया जाए तो और अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं उसके। नहीं, देखिए मैं एक चीज मानता हूँ कि हम लोग स्पष्ट बात करने वाले लोग। हाँ जी। जब आज इस बारे में देखिए 5 साल के लिए हमारा गठबंधन हुआ, 5 साल गठबंधन पूर्ण रूप से चलेगा। उसके बाद दोनों दल बैठ करके तय करेंगे कि गठबंधन को आगे बढ़ाना है, किस रूप में बढ़ाना है, या दोनों पार्टियों को अलग अलग अपने रास्ते अलग करने हैं। हाँ जी। ये तय करने का काम तो जब दोनों दलों की बैठक होगी चुनाव को लेकर, जब लोकसभा चुनाव को लेकर के या उसके बाद विधानसभा चुनाव को लेकर के जब मीटिंग होंगी, तो दोनों पार्टियों का नेतृत्व बैठ करके तय करेगा। अभी अगर कुछ तय हो गया होता तो मैं आपको आपके टीवी चैनल पर इस बात की पूर्ण रूप से जानकारी देता। अच्छी बात। एक चीज मैं और कहना चाहता था। हाँ जी। देखिए जो टीका टिप्पणी है कांग्रेस के लोग कर रहे हैं या सरकार के ऊपर कर रहे हैं, इनसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। इन्होंने तो हरियाणा प्रदेश के अंदर अनैतिक गठबंधन या अनैतिक, आप कुछ भी इसको नाम दे, माननीय कोर्ट ने जिनके सहयोग से सरकार इन्होंने चलाई, हजका के विधायकों को तोड़ करके जो सरकार चलाई थी, माननीय कोर्ट ने उसको भी गलत ठहराया, उसको अवैध ठहराया, अवैध ठहराया था। ये तो कांग्रेस के मेरे साथी इस बात को जानते भी होंगे। तो ये तो इन बातों को अपने आप को सफेद चादर उड़ाने का बिल्कुल प्रयास ना करें। इन्होंने तो अवैध रूप से सरकार चलाई थी, जिसको कि माननीय कोर्ट ने भी उसको अवैध माना और कहा कि ये इन लोगों को अगर शामिल कराया गया था या हजका का मर्ज किया गया था वो गलत था, बिल्कुल उसको गलत कोर्ट ने भी माना। और हम लोग तो जो हमारी 10 सीटें आई, बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमने समर्थन दिया और हरियाणा प्रदेश की सरकार चला रहे हैं और लोगों के हितार्थ का करने का हमने काम किया है। इसके ऊपर इसको नंबर देने का अधिकार हरियाणा प्रदेश को है। अब मैं एक सवाल और पूछ रहा हूँ, सबकी टिप्पणी सबके ऊपर ये कह रहे, इनके 2 वर्किंग प्रेसिडेंट तो दिल्ली जाकर के बैठे थे कि प्रदेश अध्यक्ष हमें पूछता भी नहीं, ना हमारा बनने के बाद हमारे को पूछा भी नहीं गया। तो कल परसों की घटना है कि नहीं है, दिल्ली जाकर के बयानबाजी करनी पड़ी थी। एक तो इनके रामकिशन और एक और इनके वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, मैं उनका नाम तो सर ये तो बहुत किरण चौधरी ने स्पष्ट कर दिया कि इनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बात होती, वो सीएलपी लीडर रही सुरेश गुप्ता इनके वर्किंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोल दिया कि हमारी कोई कुछ नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चल रही है। ये अपने बंदर बांटते तो ये जो अपने लट्ठम पुजारी है इसको संभाल लेना दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करने से पहले। गुल सर देखिए, जननायक जनता पार्टी पूरी तरह से हरियाणा की राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो चुकी है। इनके बारे में तो मैंने पूरी डिबेट में कोई बात ही नहीं की, बात करने के लिए कुछ है ही नहीं इनके बारे में। अब ये बात कर रहे हैं, चलिए कथित गुटबाजी की बात करते हैं। ये माता पुत्र के अलावा कोई एक विधायक का नाम बता दें जो इनकी पार्टी के संगठन के पक्ष में बोलने का काम करता हो, इन्हीं की पार्टी का विधायक। मुझे किसी और को कहने की जरूरत नहीं है, 10 विधायक लेकर के घूम रहे हैं। 10 विधायकों में से ये मेरे को 5 से 6 विधायकों का नाम बता दें जो विधायक इनके पक्ष में बोलने का काम करते हैं सार्वजनिक तौर पे। यहाँ तो अब बात कर रहे हैं, शिक्षा देखिए किसको दे रहे हैं, शिक्षा देखिए किसको दे रही है, और वो भी एक ऐसी पार्टी जो पूरी तरह से जनाधार और आधार सब कुछ खो चुकी है हरियाणा से, विश्वास खो चुकी है हरियाणा का। जनता को धोखा दे करके जिन्होंने अलायंस करके जिन्होंने सरकार बढ़ाने का काम किया है, हमें उनके बारे में कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। इनके विधायक यदि ये नहीं गिनवा पा रहे हैं तो 7 विधायकों का नाम मैं गिनवा देता हूं जो इनके खिलाफ बयानबाजी करने में मशगूल है, इन्हीं की खुद की पार्टी के। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी, वो चलता है, वो तो आप नहीं। अवैध संबंध वाले हमें शिक्षा दे रहे हैं। कैसे सरकार चलाई थी, क्या नेतृत्व की बात कर रहे हो, कैसे सरकार चलाई थी दूसरे टाइम में? अब कौन से अवैध संबंध भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का है। अवैध संबंध भाजपा और जनता का है, जिसको आप नेचुरलाइज बताने का काम करते हैं। अब की बात जो है यमुना पर यहाँ वहाँ ये मोदी अवैध संबंध आपका है भारतीय जनता पार्टी के साथ। आप ठीक है गुलिया जी, भाजपा की बेइज्जती को सहन कर
न्यूज के गठबंधन में इसलिए बने हुए हैं क्योंकि आपको माल छापना है। आप माल छापने के लिए यहाँ पर सरकार बना के बैठे हुए। यहाँ पे हरियाणा न्यूज के ही उसके अंदर बोला गया था ना मुख्यमंत्री के द्वारा, कौन जननायक जनता पार्टी, हमें इनसे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपकी इसी चैनल के उसके अंदर बोला गया था। ये बता रहे हैं यदि इनके अंदर गैरत होती तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आते, उनके घुटनों में जब बैठ करके राजनीति नहीं करते। अरे गैरत होती तो हरियाणा की पगड़ी सोनिया के, जिनके बारे में सोनिया के कदमों में डाल के आते क्या? गैरत इन लोगों में जो हरियाणा प्रदेश की पगड़ी को सोनिया के कदमों में। अरे हरियाणा की पगड़ी आपने कहाँ डाली है, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा देंगे हरियाणा की पगड़ी कहाँ डाली, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है आपके। नहीं, और आपसे सलाह करने, आपसे तो सलाह की कोई वैसे ही आवश्यकता नहीं है। हरियाणा की पगड़ी सोनिया गांधी के कदमों में जिस पार्टी का कोई जनाधार नहीं, आधार नहीं, जिस पार्टी की ठीक है दुल साहब, जिस पार्टी के नेताओं का कोई सामाजिक राजनीतिक ठीक है सर, चर्चा को आगे बढ़ने देते, उस पार्टी के बारे में क्या बात करेंगे सर? बढ़ने देते आगे, चर्चा आगे बढ़ने देते हैं। गहलावत जी, आप दोबारा संपर्क सद गया आपसे, आवाज आ रही सर आपको? हाँ, आ रही है। सर सवाल हम कर रहे थे गठबंधन कितना जरूरी है, आपकी बात भी पूरी नहीं हो पाई थी, उस बात को भी पूरा कीजिए प्लीज। और जो सवाल अभी उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, वो भी सवाल बड़े अहम हो जाते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि धुल साहब ये भूल गए कि जब 2005 में कांग्रेस की 70 सीट आई तो नेतृत्व चौधरी भजन लाल जी के पास था, और जब नेतृत्व भूपेंद्र हुड्डा के पास आ गया तो 67 में से 40 आई। हमारी तो 47 में से 40 आई, 67 में से 40 आई, और दोबारा जब चुनाव हुआ तो इनकी 15 सीटें आई। और मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो हमारी 8 सीटें आई, और जब 2019 में चुनाव हुआ तो 10 की 10 सीटें हम जीते। और ये तो जो जिनका ये नाम लेते हैं, जिनके सारे ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस का तो ये नाम नहीं लेते, जिनका ये नाम लेके चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी जमानत मुश्किल से सोनीपत में बची थी, 2.25 लाख वोटों से हारे थे वो। ये कहाँ बात करते हैं? और दूसरा ये कहते हैं कि हम तो सक्षम है। पीछे जब इनकी दिल्ली में बैठक हुई थी, नीतीश कुमार जी आए थे, तो राहुल जी कह रहे थे कि हम अकेले तो सक्षम नहीं है, सारी पार्टियां मिलकर ज्यादा से ज्यादा। ऐसा कुछ कहा था क्या दुल साहब? शायद आपको ज्यादा जानकारी हो, ऐसा कुछ कहा था क्या? ज्यादा से ज्यादा पार्टी मिलकर मुकाबला कर सकते हैं। राहुल जी कह रहे थे कि हम सक्षम नहीं अपने आप में, कुछ इस तरह की बात बता रहे गहलावत जी। ये जब नीतीश कुमार आया था तब उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को इनको ही शामिल करो। इन्होंने सुनी होगी, हमें तो कोई ऐसी चीज का पता नहीं है। राहुल जी तो सामाजिक न्याय की एक क्रांति लेकर के चले हुए हैं, इन्हीं को पता होगा, इन्होंने कुछ सुना होगा। हमारे संज्ञान में इस प्रकार की कोई बात टिप्पणी नहीं है। जब नीतीश कुमार दिल्ली में आए थे तो क्या बयान दिया था, आप भूल गए? उन्होंने ये कहा था कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को इकट्ठा करो ताकि बीजेपी का मुकाबला किया जा सके। आप भूल गए? राहुल की बात मानेंगे या हम भूपेंद्र हुड्डा की बात? अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। विचारधारा को मजबूत करने के लिए, विचारधारा को मजबूत करने के लिए यदि किसी का सहारा लिया जाए, यदि किसी से बात की जाए तो बुरी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती बुरी। नहीं, आप तो कह रहे हो कि हम सक्षम है, वो बना कर रहे हैं कि हम सक्षम नहीं है। यहाँ पे कोई यूनिलेटरल रूल नहीं चल रहा है, सामाजिक न्याय की बात चल रही है। यहाँ पे कोई कॉर्पोरेट घराने की पार्टी की बात नहीं चल रही है, सामाजिक न्याय की बात चल रही है। यहाँ पर आप लोग तो दो व्यापारियों के लिए, आप लोग तो दो व्यापारियों के लिए पॉलिटिकल मैनेजमेंट का काम करने वाली पार्टी है। मैं कहता हूँ देश में सबसे ज्यादा। अरे मैं कह तो रहा हूँ, जमानत आपने देखी होगी, जमानत आपने देखी होगी, 10 की 10 सीटों पे जमानत नहीं जब्त हुई। आपको पता होगा ज्यादा, आपको पता होगा ज्यादा, शायद आपको नहीं पता इस चीज का, नहीं हुई। आप यहाँ बैठ करके कुछ भी कहें, क्या कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाला व्यक्ति, सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले व्यक्ति रिजल्ट की परवाह नहीं करता। ठीक है, विनय जी, हम यहाँ पर कॉर्पोरेट के राज को, हम यहाँ पर दो व्यापारियों के राज को खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं, आम जनता के लिए लड़ रहे हैं। आप लोग पॉलिटिकल मैनेजमेंट कंपनी है, भारतीय जनता पार्टी केवल एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट कंपनी है। डुल साहब बात सुन लेते हैं डुल साहब। जब आप बोले तो मैंने बीच में बोला था, मेरी बात सुनिए, आप सुन लेते हैं डुल साहब। 5-6 दिन पहले भूपेंद्र हुड्डा ने खुद अनाउंस किया कि मैं एमपी का चुनाव नहीं लड़ूंगा। इनके लोग तो चुनाव छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। जब उनका गढ़ है सोनीपत तो क्यों नहीं वो चुनाव लड़ रहे?
वो तो डरते हुए चुनाव छोड़ के भाग रहे हैं। इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। मैं कहता हूँ अम्बाला से लेकर फरीदाबाद डरने वाली क्या कैंडिडेट ही बता दो। आपके पास कैंडिडेट ही नहीं है। आप कहाँ से सक्षम हो गए? कहाँ से आप चुनाव लड़ोगे? कहाँ से आप बीजेपी का मुकाबला करोगे? जब आपके पास कुछ आपके पास संगठन ही नहीं है। आपके पास ब्लॉक प्रधान नहीं, जिला प्रधान नहीं, अरे भैया आप कहाँ से सक्षम हो गए? आप एक ब्लॉक प्रधान तो बना नहीं सकते। आप कहते हो कि हम सक्षम है। अरे भैया आपकी तरह अपॉइंटमेंट थोड़ी ना हो रही है। ठीक है गुल साहब, मुझे अपॉइंटमेंट थोड़ी ना हो रही है। ऊपर से गहलावत जी तुम संगठन ही नहीं बना पाए। ताकि आप कहाँ से सक्षम? गहलावत जी, इस पर हमने कल भी बहुत बात कर ली संगठन वाली बात पे, और अभी स्पष्ट नहीं हो पाता है, तो फिर सर उस बात को लेकर अब हम अभी इस समय क्यों खराब करें? ठीक है, मैं रेडू जी के पास आ रहा हूँ। रेडू जी क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए जिस तरह के सर्कमटेंसेस हैं वहां पर क्षेत्रीय दलों में, खासतौर पर इंडियन नेशनल लोकदल की बात की जाए या अन्य क्षेत्रीय दलों की बात की जाए, उनको लेकर बार बार सवाल उठते हैं कि एक समय ऐसा होता था कि जब ये पार्टियां यानी कि राष्ट्रीय पार्टियां इनका सहयोग लेती थी, जिस तरह से सत्ता की अगर बात की जाए, अब हालात वैसे नहीं है। तो इस बार क्या आप कर रहे हैं? उस तरीके से चीजें दिख रही हैं? और जो आप सवाल उठा देते हैं सर बार बार, चाहे अब कांग्रेस की बात की जाए, पहले आप कांग्रेस को लेकर अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस को लेकर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि वहां से आपको पूरा स्पष्ट तरीके से चीजें साफ हो गई हैं, लेकिन आपकी जो वो है तैयारी है, जो रणनीति है, वो पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रही है। पहले तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो क्षेत्रीय दल की बात बार बार आई, आज 2-3 बार आई है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वो क्षेत्रीय दल नहीं है जिनके साथ इस दल की तुलना की जा रही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ताऊ देवीलाल का लगाया हुआ वो वट वृक्ष है जिसने बहुत सारे पक्षियों को अपना आश्रय दिया है, और आज वो पक्षी जो है ना उड़ा। हालात ऐसे हो गए रेडू जी, अब क्या करें? फिर एक आपके विधायक अच्छी बात है, और अब अच्छी बात है आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब ये बात कर रहे हैं कि वो तो सब जानते हैं इंडियन नेशनल लोकदल का इतिहास क्या रहा है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ विनय जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक मजबूत वट वृक्ष है जिसके संस्थापक चौधरी देवीलाल हैं, जो पूरे हिंदुस्तान के लोकप्रिय नेता है। ये एक सरकमस्टांसिस हुए थे, उस सरकमस्टांसिस को आप परमानेंट ना ले, वो पार्टी में विभाजन हुआ, पार्टी नीचे गई, लेकिन पार्टी बहुत मजबूत है। जिस वृक्ष की जड़ें मजबूत होती हैं, यदि कोई लोग उसकी टहनियां काट दें और उसके पत्ते ना रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोबारा नहीं आएगा। किसी शायर ने कहा है नहीं, मुझे तालाब समझकर मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समुद्र हूं, लौटकर फिर आऊंगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो विनय जी समुद्र है, वो फिर लौट करके आएगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है ये सुनकर के, भूपेंद्र सिंह गहलावत की बातें सुनकर के मैं इतना अचरज में पड़ गया हूं कि जिन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, ऐसे ऐसे नीतियां लगाई हैं, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अरे भाई, कहां से? आपने देखिए, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर के सत्ता में विराजमान होने वाले लोग आज जंतर मंतर पर हरियाणा की सारी विश्व ख्याति प्राप्त बेटियां रो रही है, वहां पर न्याय के लिए तरस रही है। और जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में महिला कोच बेचारी चिलख रही है, उसको खाने में मिला करके मारने का प्रयास किया जाता है, उसकी कार का एक्सीडेंट किया जाता है। और अभी ताजा उदाहरण, जिस प्रकार से सिरसा में एक महिला सरपंच वो अपनी जो है ना चुन्नी उतार करके मुख्यमंत्री के चरणों में रखती है कि आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरे पति के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है, उसकी जांच करवा दीजिए। और विनय जी, मुख्यमंत्री जी कहते कि इसको उठा के नीचे उतारो, और फिर ये कहते हैं हम राज बनाने जा रहे हैं। आपकी तैयारी की बात कर रहा था, आप कहाँ ले गए चीजों को? आप कहाँ ले जाते हो? के साथ अत्याचार। रेणु साहब, मैं तो आपकी तैयारी को लेकर बात कर रहा हूँ, आप पता नहीं कहाँ ले जाते हो। इस बात का अचरज है कि ये कह रहे हैं कि हम राज बनाएंगे। हाँ, हम राज बनाएंगे। राज कहाँ से बनाएंगे? इंडियन गठबंधन की जहाँ तक बात है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेताओं ने, चलो पेंशन वाली बात तो आपके आपस के उसमें बहुत सारी चीजें कॉन्ट्रडिक्शन दिख जाता है फिर। ठीक है जादव साहब, क्योंकि देखिए अब मैं बिल्कुल मेरी बात रहती है। हाँ जी, मेरी बात रहती है। बोलिए सर, बोलिए। मुझे लगा आपकी बात पूरी हमारे नेताओं ने ये कहा है। हाँ, नहीं, हमारे नेताओं ने ये कहा है, अगर किसी की आवश्यकता हो वो हमारे दरवाजे पर आएगा और वो प्रदेश हित की बात लेकर के आएगा, तो हम उस पर
विचार करेंगे इस सरकार को चलता करने के लिए। हमने किसी के लिए स्वागत द्वार नहीं बना रखे कि भाई आप आइए, हम द्वार लाके बैठे हुए हैं। अगर हमें विचार अच्छे लगेंगे, अगर हमें लगेगा ये प्रदेश हित में है, तो हम उसके ऊपर विचार करेंगे और फिर फैसला लिया जा सकता है। अभय सिंह जी ने ये बार बार कहते हैं कि भाई अगर कोई ऐसे हालात बनते हैं तो हम अपना किसी के साथ मोटिव है सर, जो सोच है उसमें तो कांग्रेस दिख रही है ना सर आपके, और कांग्रेस भी यही बात कर रही है कि हमें तो बीजेपी और जेजेपी को सत्ता से हटाना है, विचारधारा अच्छी है तो अच्छी बात है, तो है तो सही सर वो चीज, लेकिन वो वहां पे फिर कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। यहाँ पर दिक्कत ये हो गई कि कांग्रेस की तरफ से साफ मना कर दिया गया कि भैया हम नहीं जा रहे हैं। इधर आप कह रहे हो कि अगर अच्छी बात है, अगर वो सोच ऐसी रखते हैं तो हम चले जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा ना आपके पास आएंगे, तो क्लियर मना कर चुके हैं। चलिए ठीक है, मैं एकदम देखिए विनय जी, ये कांग्रेस का प्रचार नहीं, ये कांग्रेस एक मिनट, ये कांग्रेस का प्रचार है। कांग्रेस चाहती है कि भाई ऐसी बात कह करके हम बड़ी पार्टी बन जाएं। दीपेंद्र हुड्डा जी कह रहे थे आप अपने प्रचार के लिए कर रहे हैं सर मेरे पास पूरी बाइट पड़ी है। दीपेंद्र हुड्डा जी ये कह रहे थे, रेडू जी, दीपेंद्र हुड्डा जी कह रहे थे कि कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ रही है, इस वजह से आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं जिससे उसका कुछ फायदा मिल जाए। सर आप क्या कर रहे हो, आप यही बात उनको बोल रहे हो? आप मैंने सुना है दीपेंद्र हुड्डा का स्टेटमेंट, मैंने पूरा सुना है ये बात। वो इसलिए कह रहे हैं अपनी पार्टी को बड़ा दिखाने के लिए, अपनी पार्टी को केवल मात्र बड़ा दिखाने के लिए कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम तो अपने आप में सक्षम हैं। लेकिन हम भी अपने आप में सक्षम है, हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएंगे। हमें किसी की बैसाखियों की जरूरत नहीं है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद देना है, जिसको जनता चाहेगी वो सरकार बनाएगा। हम अपने मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और मजबूती के साथ जाने का काम करेंगे। लास्ट कमेंट सर। देखिए, अभी तो सवाल ये है स्थिति कि सभी राजनीतिक दल अपने आप को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और जनता के बीच में जाके अपने अभी से चुनावी वादे भी उन्होंने करने शुरू कर दिए हैं। एक तरह से जो है चुनावी घोषणा पत्र जो है लगभग राजनीतिक दलों के सामने आ चुका। इनेलो ने कह दिया हम 7,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन दिलाएंगे, ठीक है। कांग्रेस ने कह दिया हम 6,000 दिलाएंगे, और भी है जो है ओल्ड पेंशन 7.5 बोला लागू कर देंगे, और जो है प्लॉट दिए जाएंगे दलित वर्ग को जो पहले। ठीक है रेड्डू साहब, मैंने करेक्ट कर दिया। इस तरह से एजेंडा तो चुनावी घोषणा पत्र तो सबके आ चुके हैं और वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। परिवर्तन पद यात्रा इनेलो निकाल रहा है और कांग्रेस जो है विपक्ष आपके समक्ष अभियान चल रहा है उनका, वो बड़ी रैलियां भी करने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी अपना जनसंवाद का कार्यक्रम छेड़े हुए। तो लगभग सब लोग चुनाव मैदान में बैठे हुए हैं। अब चुनाव तिथियों का इंतजार है, लेकिन तब तक पता नहीं क्या स्थिति बदल सकती है। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत अभी भविष्य के गर्भ में कुछ टाइम बाकी है। ऐन समय तक हो सकता है कि राजनीतिक दलों के बीच में कुछ पैचअप हो जाए, कुछ वोटों का बंटवारा रोकने के लिए। अब आजकल राजनीतिक विचारधारा का तो संघर्ष रहा ही नहीं। अलग अलग विचारधारा वाले दल भी जो पूर्व और पश्चिम की तरह हैं, सही बात, वो भी जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर समझौता करते हैं। सही बात, अदर स्टेट में देख लिया साहब, बिल्कुल। किसी एक दल को पूर्ण अगर बहुमत नहीं मिलने की स्थिति होती है तो वो इस तरह से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करके और सरकार चला। ठीक है सर, तो थोड़ा इंतजार करना होगा। हाँ जी ठीक है सर, ठीक है। गहलावत जी लास्ट कमेंट। देखिए 2024 में हम अकेले सरकार बनाएंगे और हमारी 7 से कम सीटें नहीं आएगी। जो हमारे प्रदेश में कल्याणकारी योजनाएं हम लोग लेके कम रह गई तो सर, कम रह गई तो फिर जेजेपी ही साथ है, कोई और है दिमाग में? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले मेरी आपसे बात पूरी होने। हाँ सर, लास्ट कमेंट है, टाइम कम है मेरे पास, इसलिए मैं टोक रहा था। मैं कहता हूँ जो कल्याणकारी योजनाएं हम लेके आए हैं, हाँ जी, जो पेंशन हमने 8.5 साल में 2,000 रुपए बढ़ाई, जिन्होंने कांग्रेस के शासनकाल में 9.5 में से 500 रुपए बढ़ी। हमने आयुष्मान योजना को जिस स्तर पर लागू किया। अरे सर बड़ी लंबी लिस्ट गिना देंगे सर आप, मुझे पता है सर, आप लंबी लिस्ट गिना देंगे। हमारी इन कल्याणकारी योजनाओं से लोग प्रभावित हो रहे हैं और हम बहुत मेजोरिटी से सरकार बनाएंगे और ये सारे के 75 पार की बात कर रहे हैं सर, 75 मैं ये कहता हूँ कि हमारी सरकार बनेगी अपनी मेजोरिटी से। चलिए अच्छी बात है। लास्ट कमेंट सर डुल साहब आपका। देखिए
भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन का हाल देखिए। यहाँ डिबेट के अंदर ही भाजपा ने अनाउंस कर दिया अकेले सरकार बनाएंगी और जेजेपी है बेचारी पीछे पीछे लगी हुई इनको डिफेंड करने में। बड़ा दुखद स्थिति है इनके लिए। ये दोनों सत्ता से बाहर जा रहे हैं, दोनों 10 के अंदर रहेंगे, टोटल 10 सीटों के अंदर दोनों रहने वाले हैं। अच्छा, सिंगल डिजिट दोनों पार्टियां, ये सपना देखना बिल्कुल बड़ी बात तो आप भी कर रहे हैं सर। इस डिबेट पर आपने भी बड़ी बात कर दी सर, दोनों को सिंगल डिजिट पर ला रहे हैं आप। तो आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार का कांग्रेस आई है, कई बार आई है कांग्रेस, जिस प्रकार की इन्होंने जन विरोधी नीतियां 5 सीटें भी कई बार आई है कांग्रेस। चलिए ठीक है, अजय गुलिया जी। आवश्यकता नहीं है, कोई ठीक है अजय गुलिया जी, लास्ट कमेंट, समय कम है सर मेरे पास। नहीं देखिए, हम लोगों ने जो काम किया वो काम लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे और आशीर्वाद देना और वोटें देना और सीटें देना तो हरियाणा प्रदेश के लोगों का काम है। हम तो इनकी तरह एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना करते हुए जो हमने काम करे, जितनी हमें सीटें मिली थी 17% वोट के रूप में जो आशीर्वाद मिला था, 10 सीटें मिली थी। हमने क्या काम किया पूरे 5 साल के अंदर सरकार में रहते हुए, दुष्यंत जी ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए क्या काम करा, वो काम लेके लोगों के बीच में जाएंगे। लोग तय करेंगे हरियाणा प्रदेश के, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। जी रेड्डू जी, लास्ट कमेंट आपका, फिर आप कहेंगे समय नहीं दिया मैंने आपको। हाँ, जिस प्रकार से इस सरकार ने हर वर्ग को सड़कों पर बुला करके डंडों से पीटने का काम किया है, 2024 में वोट की चोट से सरकार को पीटने का काम प्रदेश की जनता करेगी और इनको प्रदेश से चलता करने का काम करेगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी जब एकला चलो की राह के तौर पर आप अपनी तैयारियां कर रहे हैं तो ये गठबंधन मजबूरी है या जरूरी बन जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ से भी ये सिर्फ सत्ता में आसीन पार्टियों को लेकर बात नहीं की हमने दूसरी पार्टियों को लेकर भी बात की। उनकी तरफ से भी पहले से ही ये कहा जा रहा है कि जरूरत पड़े तो गठबंधन कर लेंगे। सेम विचारधारा की जो बात हो रही है उसकी बात हो रही है और साथ ही एक ही लक्ष्य लेकर चल रही है विपक्ष की दो पार्टियां भी कि किसी भी तरह से सत्ता से इन दोनों पार्टियों को बाहर करना है। तो गठबंधन को लेकर अब बहुत सारे सवाल अभी से उठने लगे हैं। सियासी समीकरण इसी तरह के रहेंगे, कितने ज्यादा बिगड़ते नजर आएंगे ये अभी भविष्य के घर में है। फिलहाल मुद्दा में मेरे साथ इतना ही, एक ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौटें।